Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे सामने एसएससी का सेट नंबर 38 है। ध्यान दीजिए, आज हम एसएससी का जो सेट नंबर कर रहे हैं वो 38 है और लास्ट टाइम हमने 37 नंबर का सेट किया था। तो बच्चों, आज 38 नंबर के सेट से जीएस में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे वो क्वेश्चन जो हैं कैसे आए थे, उनके क्या सही आंसर हैं, जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं आपको वो क्यों दिए गए, क्या कारण था उन ऑप्शन को देने का, वो ऑप्शन है तो उसमें क्या गलत है क्या सही है, कहां तक उसमें नजदीक तरीके से आप कंफ्यूज होकर सही को गलत, गलत को सही भी कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आज हम ध्यान देंगे अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्यारे बच्चों, एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें आप पढ़ें उनको थोड़ा सटीक और क्लियर पढ़ें और चीजों को रिवाइज करते हुए चलें। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए जीएस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम बहुत चीजें पढ़ते हैं और कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि पता नहीं इसका ये आंसर है या इसका ये आंसर है। तो अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन लगे, आंसर क्लियर ना हो, कोई डाउट हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, वो ज्यादा उचित है। क्योंकि एसएससी क्या करता है कि जितने आपने सही क्वेश्चन किए वो तो आपको मार्क्स मिल गए, लेकिन जो आप सही आ रहा है और फिर भी गलत अगर हो जाता है तो इनमें निगेटिव मार्किंग में जो आप नंबर पाए वो नंबर भी आपका चला जाता है। तो कृपया करके बहुत सटीक और सही आंसर देने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें, यहाँ पे आज हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 38B एसएससी का, हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं जीएस के क्वेश्चन का। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस शेड्यूल में बताया गया है। ऑप्शन है आपके सामने शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 10, शेड्यूल नंबर 12। मतलब हम ये कहें कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। तो दल बदल विरोध कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सूची नंबर 10। अब हम एक बार आपको कुछ सूचियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चे सब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए। जब भी हम बात करते हैं अपनी भारतीय संविधान की, जब भी हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान, अच्छा कई बार पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बना है, तो बनने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। 1949। लेकिन अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। इसे हम ऊपर वाले को संविधान दिवस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संविधान दिवस कहते हैं। जबकि इसे संविधान को लागू करने की तिथि कहते हैं। ये लागू करने की क्या है, ये तिथि है। ये बात आप सबको पता चल गई या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब एक और बात समझे, हमारे भारतीय संविधान में अगर हम कहें मूल रूप से भाग, मूल रूप से जो भाग हैं, भागों की संख्या है 22। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेदों की जो संख्या है वो है 395। 395 अनुच्छेद हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान जब बना था बच्चा तो उस समय अनुसूची 8 थी, 4 बढ़ा दी गई है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है। अब क्वेश्चन क्या है, अब आप क्वेश्चन पे आएंगे तब बात को समझ पाएंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन और सटीक उत्तर क्या है। उत्तर ये है भैया कि जब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, हम क्या बात करें, 52वां संविधान संशोधन। अब 52वां संविधान संशोधन ये हुआ कब, ये हुआ 1985 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, इसी अनुसूची में ये बात बताई गई, क्या बात बताई गई कि दल बदल प्रणाली का विरोध है। दल बदल जो प्रणाली है इसका हमें क्या रखना है, इसका हमें विरोध रखना है। तो दल बदल प्रणाली जो है ये क्या है, इसका हमें विरोध रखना है। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या लिखा था कि दल बदल जो प्रणाली है ये विरुद्ध कानून है। ये बात किस में बताई गई है, 10th नंबर, ये 10th नंबर शेड्यूल में, मैंने ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना मैं आपके सामने दिया हूं
आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट भी रखेंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसका सटीक और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक की चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। कितने शेड्यूल हैं ये जान गए, कितने अनुच्छेद हैं ये जान गए, कितने भाग हैं आप ये जान गए हैं, और आपका जो सही आंसर था वो क्या था, 10। अच्छा, ये भी आपके दिमाग में एक बार आ सकता है कि सर इसमें ऑप्शन दिया है छठा शेड्यूल, सातवां शेड्यूल, 12वां शेड्यूल, तो इनमें क्या है। देखिए, छठे शेड्यूल में हम ये कह दें अनुसूचित जातियां जो है हमारे देश की, जिसमें 4 राज्य हैं, ठीक है, 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों की अनुसूचित जाति जनजातियों के विषय को वर्णित किया गया है। 7वें सूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में किस तरह से कार्य होंगे, उनके कार्यों का वर्णन है, उनके कार्यों के विभाजन का विषय बताया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो वहां नगर पालिका व्यवस्थाओं को बताया गया है, नगर पालिका की व्यवस्था किस तरीके से वर्णित है, किस तरीके से सुचारू रूप से काम करती हैं, इनके बारे में बताया गया है। लेकिन आपका जो सही आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कवक के अध्ययन को कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। ऑप्शन है माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, वायरोलॉजी या नॉन ऑफ दिस, या नॉन ऑफ अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं है। अब आपके सामने जो इसका सही आंसर है वो है माइकोलॉजी। क्या है इसका सही आंसर, माइकोलॉजी। एक बात मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जब भी हम बात करते हैं लॉजी की या हम बात करते हैं लॉजीज की, लॉजीज, तो लॉजी या लॉजीज जो शब्द है इसका मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना बच्चों, सब आप सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में आप क्या देखते हैं, इंग्लिश में एक टर्म होता है प्रीफिक्स और एक टर्म होता है सफिक्स। एक टर्म क्या होता है, सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो किसी भी शब्द के पहले में ऐड किया जाए, और सफिक्स होता है जो किसी भी शब्द के बाद में ऐड किया जाए। तो यहाँ पे जब किसी भी शब्द के बाद में ऐड किया जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा सफिक्स है। जैसे अब टर्म लग गया यहाँ माइको, माइको टर्म लग गया नहीं, माइको, तो माइको जो टर्म है इसका मतलब ही होता है फंजाई। क्या होता है, फंजाई माने कवक। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, कहलाएगा माइकोलॉजी। अच्छा, अब जैसे एक टर्म देखो साइटो हो गया, साइटो का मतलब क्या है, साइटो का मतलब हो जाता है जब आप कोशिका का अध्ययन कर रहे हो, सेल का अध्ययन कर रहे हो, सेल की जब आप स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है साइटो। भाई आपने पढ़ा क्या, सेल में देखो साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे। जैसे देखो वायरो, तो वायरो शब्द जो है, वायरो शब्द किसका घोतक है, या किस बात को समझाता है, वायरस को, तो ये वायरस को हो गया। नन ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। आपका आंसर क्या है, ए। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। आपका जो आंसर है वो क्या है, आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे ए के साथ गए हैं, ए आपने किया होगा, आपका सही और सटीक आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, कि फोर्थ इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्क ग्रुप ECSWG एंड इन्वायरमेंट ऑफ द क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ मीटिंग बिगेन इन विच सिटी। चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक शहर में हुई। तो ये बैठक कहां पर हुई है आपको बताना है। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो चेन्नई में हुई है। कहां पे हुई है, ये बैठक चेन्नई में हुई है। चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई हमारे भारत के दक्षिण प्रांत में है। यहां पर, यहां अगर हम ये कह दें तो ये जो लोकेशन है वो लोकेशन है चेन्नई का। चेन्नई मतलब तमिलनाडु की राजधानी है बालक, तमिलनाडु की बच्चा ये क्या है, ये राजधानी है। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है सर, चेन्नई है, जहां पे अभी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता को लेकर एक बैठक की गई है, और ये हमारी 4th एडिशन की बैठक यहाँ पे थी। ये बैठक जो है हमारी 4th एडिशन की थी, ठीक है। तो ये इसमें सही है, बाकी मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु ये नहीं है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए है। जिन बच्चों ने ए आंसर किया था, जिन बच्चों ने ए बताया था, उन सभी का आंसर क्या है, सही है। तो मैं समझता हूं यहां तक की बातें क्लियर हैं, आपको कोई डाउट आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ज्योतिरादित्य
एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है रीवा में, खजुराहो में, ग्वालियर में या इंदौर में। क्वेश्चन क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया has inaugurated Heli Summit 2023 and Udan 5.2 in which district of the मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका उद्घाटन किया है? अब आपके सामने चार ऑप्शन थे, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर एंड इंदौर। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? खजुराहो में। कहां पे किया था? खजुराहो में। अब आप समझिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के किस जिले में हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2? अगर हम ये कह दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस समय हमारे भारत देश में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, मतलब इंडियन एविएशन डिपार्टमेंट में मिनिस्टर के पद पे कार्य कर रहे हैं। और उनकी अगर बात करें तो उन्होंने अभी हेली समिट का एक कॉन्फ्रेंस आयोजन कराया था जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में था। खजुराहो अपने संप्रदायों के लिए, अपनी ऐतिहासिक भूमि के लिए आज विश्व प्रसिद्ध है। यहां तक कि खजुराहो के अगर मंदिरों की बात करें, खजुराहो के गुफाओं की बात करें, जो वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको काउंट किया गया है। और उड़ान 5.2 का क्या किया, यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो वो जगह कहाँ है? वो जगह है बच्चे खजुराहो। क्या है? खजुराहो। तो खजुराहो जो है वो बिल्कुल सही है। रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। ग्वालियर फोर्ट के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश का जिला है। इंदौर भारत का सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता है और यह भी सबसे फेमस सिटी है इंदौर की, मतलब सॉरी मध्य प्रदेश की। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या कहता है? कहता है कि अश्वमेधा देवी हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन इन विच स्टेट? अश्वमेधा देवी किस राज्य के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहता है कि अश्वमेधा देवी किस राज्य में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? आपके सामने ऑप्शन है, चार ऑप्शन यहां दिए गए हैं। बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिहार है। क्या आंसर सही है इसका बच्चे? इसका बिहार आंसर सही है। अश्वमेधी देवी जो है राज्य महिला आयोग में बिहार से हम ये कह दें महिला आयोग में अध्यक्ष की पदवी पे हैं, अध्यक्षा की पदवी पर हैं। और कहां पे? बिहार राज्य महिला आयोग में ये अध्यक्ष की पदवी को सुशोभित कर रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहला फीफा महिला विश्व कप जीता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी फीफा कप चूंकि चल भी रहा था कुछ समय पहले, आप देख रहे थे। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से किस देश ने पहला महिला विश्व कप जीता है, पहला महिला फीफा विश्व कप जीता है? आपके सामने ऑप्शन है। अच्छा, जब भी फीफा कप की बात होती है तो अर्जेंटीना, ब्राजील का नाम तो जरूर आता है, ये स्वाभाविक है, हम इसको जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका की वो कंट्री है जो फीफा के क्षेत्र में, वर्ल्ड फुटबॉल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छी भागीदारी दिखाई, बहुत अच्छा योगदान दिया है। उसी तरीके से तो यहाँ पे देखें क्या है, इसका जो सही आंसर हमें मिलेगा उसका नाम है फिलीपींस। क्या है इसका सही आंसर? फिलीपींस। तो हम क्या जानेंगे? सही आंसर क्या है? फिलीपींस में ये। अब एक बात और ध्यान समझें, अगर हम बात करते हैं अपने इंडियन लेवल को, जैसे ये इंडिया का आप साउथ का पार्ट देखते हैं, इसके नीचे आपको मिलता है श्रीलंका का हिस्सा, इसके और नीचे आ जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट है, देन उसके बाद में इंडोनेशिया का हिस्सा मिल जाता है। इंडोनेशिया के और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे कहीं आपको जाके लोकेशन के हिसाब से इंडिया से काफी लंबी डिस्टेंस के बाद में तब ये मिलता है क्या? तब आपको मिलता है फिलीपींस देश। क्या मिलता है? फिलीपींस देश, ये ऐसे। अच्छा, अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और यहाँ पे ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय है। तो फिलीपींस देश की महिलाओं ने फीफा में महिला विश्व कप जीतकर एक अलग सा परचम लहराया अपना, और विश्व स्तर पे इनकी जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिभा है, वो देखी जा रही है। तो इसका जो सही आंसर था वो फिलीपींस था। क्या आंसर सही था इसका? फिलीपींस आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as a chief executive officer and the managing director of the Tata Steel? Chief executive officer and the managing director of the Tata Steel. टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः, अब पुनः से आप जान सकते हो, यहीं से आपको देखो हिंट मिल जाता है कि भाई इसके पहले कोई जो पहले थे उन्हीं का कार्यकाल दोबारा रीअगेन बढ़ाया गया होगा। तो इसमें कौन है? इसमें है टीबी नरेंद्रन। क्या नाम है? टीबी नरेंद्रन। तो टीबी नरेंद्र जो है इनका कार्यकाल क्या किया गया है? इनका कार्यकाल पुनः से बढ़ा दिया गया, दोबारा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इनको आप चाहे तो हिंदी में देख लेंगे, टीवी नरेंद्रन, ये दक्षिण भारतीय हैं और इन्हें पुनः जो है, ठीक है, टाटा स्टील में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे इन्हें पुनः जो है नियुक्त किया गया है, पुनः इन्हें रीअगेन इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैदानों और पर्वतों के बीच स्थित पठारों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बात ध्यान से लोग समझेंगे क्योंकि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ये पार्ट है। अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैदानों और पर्वतों के बीच के पठार को क्या कहते हैं? भाई आप देखते हैं कि जब भी पहाड़ बनता है तो इस तरह की आकृति बनती है पहाड़ में, आप ये जानते हैं ऐसे करके। ये जब आप मैदान देखते हैं तो मैदान की इस तरह की आकृति बनती है ऐसे करके, ऐसे ये। अब हो गया ये बीच का हिस्सा, ये अगर हम कह दें ये हो गया मैदानी भाग, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया पठारीय भाग। तो पठारीय और मैदानी भाग इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे कहा जाता है पाइडोमेंट। क्या बोलते हैं? पाइडोमेंट प्लेटू, पाइडोमेंट प्लेटू। अच्छा, पाइडोमेंट प्लेटू का हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है पाई द्विआकृतीय पठार। पाई द्विआकृतीय पठार इस तरह के पार्ट होते हैं, तो इसे हम लोग पाई द्विआकृतीय पठार बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए आपका वो ए होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर किसी पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, बीच में पठारी क्षेत्र, फिर ये मैदानी क्षेत्र, तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पाई द्विआकृतीय बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये पाई द्विआकृतीय पठार बोलते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन के साथ में गए हैं वो सही है। कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं होता बेटा, प्लेट्स वहां लगती हैं जहां पे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के हिस्से होते हैं, वहां लगता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियन माने महासागर की बात की जाती है, ये महासागरीय वलय का हिस्सा कहलाता है। वोल्केनो ये आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी से पठार बनते हैं, ये बात सही है, या क्षेत्र बनते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आंसर जो है पाइडोमेंट प्लेटू है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, वही आपका आंसर ए है, सही है। नेक्स्ट जो है, अब ये थोड़ा सा बच्चा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लोग समझेंगे। पहले इसको देखिए क्या कहता है प्रश्न, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये प्रश्न जो है किस बात के लिए अंकित किया गया है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति केवल की लिखित सलाह और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मतलब अच्छी बात है। प्रश्न कहता है राष्ट्रपति केवल, फिर कुछ ब्लैंक है, कि लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन किसकी लिखी सलाह चाहिए उनको? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंत्रिमंडल। भाई बात तो सही है, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का मंत्रिमंडल अगर कहे का मतलब है अगर लिखित में ये दे तो राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल वहां पे लगा सकते हैं। माने 352 जैसी चीजें वहां पे हो सकता है, 356, 55, 56 ये, या 360 जो हम पढ़ते हैं आपातकाल की चीजों के बारे में, वो हो सकता है। अगला क्या कहता है कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट, नहीं भाई, रक्षा देखो
प्रधानमंत्री अगर सर्वोपरि है तो रक्षा मंत्री की बात वहां पे उचित नहीं लगती या वो नहीं होती, समझ में आती। अगला क्या कहता है कि राज्य की अध्यक्षता में मंत्रियों का नहीं, राज्य की अध्यक्षता में मंत्रियों से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, जब तक कि हेड ऑफ मिनिस्टर जो है हमारा प्रधानमंत्री इस बात को अंकित ना करे या ना कहे, तब तक हम सही में नहीं मानेंगे। अगला है उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, नहीं भाई नहीं का सही है, तो ये जो है गलत है। तो इसका जो सही है वो ए है। मैं इसको एक बार आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी जगह यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे आप समझ भी लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो आर्टिकल है वो 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति का आर्टिकल है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की हम शक्तियों की बात करते हैं, और शक्तियों में अगर हम सिर्फ आपातकालीन शक्तियों की बात करें, किसकी बात करें हम, आपातकालीन शक्तियों की बात करें, तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो 352 है, 356 है और 360 है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 352 56 के साथ में 355 और 356, ये दोनों का अलग अलग प्रावधान है। अच्छा, अब होता क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना या फिर राष्ट्रपति का शासन कर देना या वित्त कर देना। तो अगर कह दें कि राष्ट्रपति का शासन कर देना, राष्ट्रीय आपात लगा देना, मतलब राष्ट्रपति का शासन कर देना या राष्ट्रीय आपात लगा देना 355 में आता है। 356 में जब मशीनरी फेल हो जाए किसी राज्य की, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर शासन करके अपनी व्यवस्था को देख सकता है। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे मणिपुर में कुछ इस तरह की घटनाओं को सुना होगा, मणिपुर में कुछ सुना होगा, और 352 की बात है। तो ये है, तो अब इस तरह के प्रावधान को करने के लिए हमेशा राष्ट्रपति को किसकी सलाह चाहिए। अगर हम किसी की सलाह की बात करते हैं तो सलाह हमें ये जो देगा वो चाहिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह प्लस कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के मंत्री प्लस जो अन्य मंत्री हैं उन अन्य मंत्रियों का जो दल है, जो उनकी सहभागिता है, जब तक वो नहीं मिलेगी इतनी सलाह जरूर चाहिए, तभी राष्ट्रपति वहां आपातकालीन जैसी व्यवस्था लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसका आंसर ए जो है वो सही है, बाकी जो है बच्चे आंसर वो क्या है, वो गलत है। तो मैं समझता हूं यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, यहां तक की बात एकदम स्पष्टता आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और बात समझे, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इससे जो है हम इरेज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कहलाती है। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए इस व्यवस्था को पहले हम समझते हैं क्या है और कैसे है। जैसे अगर हम समझें, मान लीजिए कि पृथ्वी एवं चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा, अब इसके बीच की दूरी को समझें। जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से जो चंद्रमा है, चंद्रमा है ऐसे मून, चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर, ये दूरी पड़ती है पृथ्वी से चंद्रमा की। अब और ये दूरी हमें जो है पता भी है, या हम इस दूरी के बारे में जानते भी हैं। अब चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नजदीक आ जाए, जैसे मान लेते हैं यह न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी होती है 3,76,000 किलोमीटर, ऐसे मान लो एक। फिर हम ये कह दें, मान लीजिए ये जो है ये अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है, और अधिकतम दूरी होगी तो 3,96,000 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ ऐसे। अब ये कम से कम का डिस्टेंस हो गया, ये अधिक से अधिक का डिस्टेंस हो गया, तो ये अधिकतम और ये न्यूनतम, और ये जो है ये औसत दूरी हो गई। औसत का मतलब क्या हो गया, ये एवरेज दूरी हो गई, ऐसे ये एवरेज दूरी हो गई, ये है कि नहीं है। तो अब देखो, अगर हम कहें जो न्यूनतम दूरी है उसे कहा जाता है पेरिजी,
पेरिजी। जो अधिकतम दूरी होती है उसे कहा जाता है एपोजी। एक हो गया पेरिजी, एक एपोजी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमारा जो ये एपोजी है वो एपोजी बिल्कुल सही है, पेरिजी नहीं होगा, सुपर मून नहीं होगा, नन ऑफ नहीं होगा, तो फर्स्ट सही है। तो आपको देख रहे हैं ना, आप फर्स्ट वाला आपको बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूं यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ये है, तो आंसर देखिए आपको क्या मिल गया, आंसर आपको आंसर मिल गया ए वाला, माने हमारा जो एपोजी है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम क्लियर है आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। अगर हम बात करते हैं प्रश्न की, प्रश्न हिंदी में कहता है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। अब आइए इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं डिफेंस की, तो जब भी डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है प्रेसिडेंट का। क्या होता है, प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट के अंदर भी एक पोस्ट हमारे यहाँ बनाई गई है। हमारे यहाँ जनरल बिपिन रावत जी एक बड़े से पद पे थे, और उस पद को क्या कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। एक पोस्ट यहां बनाई गई है। अब इस पोस्ट के अंदर जो है तीन और पोस्ट है, इस तरह से आप देखते हैं। जैसे एक हमारी है थल सेना, तो थल सेना के एक अध्यक्ष हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हमारे जल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे, जल सेना के एक अध्यक्ष हो जाएंगे, और एक हमारे हो जाते हैं वायुसेना, तो एक हो जाते हैं वायुसेना, तो एक वायुसेना के अध्यक्ष हो जाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, एक ऐसे। तो अब थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं को अगर हम एक साथ रखते हैं तो एक साथ में इन तीनों सेनाओं का भी एक प्रमुख व्यक्ति हमारे देश में नियुक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेड। इन तीनों का भी एक हेड होता है, इन तीनों का भी एक हेड होता है। जैसे आपने एक पद देखा था जनरल बिपिन रावत जी उस पद पर कार्यरत थे, जिनका नाम हम देते हैं सीडीएस। क्या देते हैं, सीडीएस। ऐसे हेड पद को हम कहते हैं सीडीएस। ये तो क्या है, ये पद सीडीएस का पद है। तो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के जो जनरल होंगे वो सीडीएस होंगे, और सीडीएस के ऊपर भी जो अगर बैठेंगे वो कौन होगा, राष्ट्रपति। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ की का सिस्टम है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो फर्स्ट है पूरे उस पे। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो जो बच्चे प्रेसिडेंट के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे प्रेसिडेंट को बता रहे हैं, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। आपके ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा यमुना, कृष्णा गोदावरी, या ऑल ऑफ अबव। तो क्या है सही आंसर। हम जब भी बात करते हैं नदी घाटी की तो सबसे गहरी घाटी भागीरथी और अलकनंदा की है। आइए हम समझते हैं इसको, हम ऐसे कुछ समझेंगे। आप इस तरह से देखते हैं, ये पड़ता है यमुनोत्री। इस तरह से अगर आप देखते हैं ये पड़ता है गंगोत्री। इस तरह से हम आते हैं और देखते हैं ये पड़ता है केदारनाथ। फिर और आगे हम जाते हैं ऐसे और यहाँ देखते हैं तो इसका नाम हो जाता है बद्रीनाथ। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं ऐसे तो ये हो जाता है संतोपत। तो सतोपत हिमानी, सतोपत हिमानी। अब यहाँ पे हम देखेंगे सतोपत हिमानी, तो सतोपत हिमानी से एक नदी आती है ऐसे करके, और ये ऐसे चली जाती है ये।
तो अब इस तरह से नदी आती है तो हम इस नदी को ही नाम देते हैं अलकनंदा। क्या नाम देते हैं? अलकनंदा। अब अलकनंदा के बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, जैसे ये, अब ये नदी यहाँ पे आती है ऐसे करके, इसमें मिल जाती है, जिस पॉइंट पे मिल जाती है वही नदी आती है भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा ऐसे, भागीरथी और अलकनंदा इस तरह से ये तो ये होता है। अब यहां से जो नदी कही जाती है उसका नाम बन जाता है गंगा। अब इसकी अगर हम कहें घाटियों के बारे में, तो इसकी घाटी और अलकनंदा, इन दोनों की जो घाटियां हैं, इन दोनों की जो हम ये कहते हैं गहरी है, घाटियां सबसे गहरी हैं। तो यहाँ पे गहरी घाटियों वाला क्षेत्र, गहरी घाटियों वाला ये क्या है? ये क्षेत्र है, या इस क्षेत्र को गहरी घाटी वाला क्षेत्र हम कहते हैं। तो ये गहरी घाटी वाला जो है ये एरिया कहा जाता है। ऐसे ये इस तरह से होता है ये। तो यहाँ तक बात आप जो है अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर कभी कहा जाए कि भागीरथी अलकनंदा का प्रयाग, जैसे प्रयाग है, तो आप इस तरह के प्रयाग को बोलेंगे देव प्रयाग। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलते हैं देव प्रयाग, इस तरह से। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे ए के साथ में गए हैं वो इन्होंने सही किया था। ए वाले करने वाले जो सभी बच्चे हैं उन सभी का आंसर क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक और एकदम सही आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए एक बार अगर समझ लेते हैं। इसका जो आंसर है बेटा वो होना चाहिए फर्स्ट वाला आंसर, 28 और 8। क्या होंगे? 28 और 8। अगर आप भारत को देखते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा भारत देश है, ऐसे इस तरह से ये आपके सम्मुख जो है बेटा भारत दिख रहा है। भारत के निचले क्षेत्र पे अगर हम जाएं, श्रीलंका का क्षेत्र आपको दिखता है, ये नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्थ। ये है साउथ का हिस्सा, ये ईस्ट का हिस्सा है, और ये है वेस्ट का हिस्सा। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से आप जानते हैं ऐसे। तो अब आपने देखा कि 28 8 केंद्र शासित और 28 क्या हैं? राज्य हैं, बराबर। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई राज्य को तो आप समझ ही पा रहे होंगे। जैसे मैं सिंपल अगर कहूं बच्चों, तो यहाँ आप देखते हैं ये केरला है, यहाँ अगर आप देखेंगे ये ऐसे कर्नाटका का हिस्सा है, छोटा सा गोवा है, देन महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान, और ऊपर जाते हैं यहाँ HR हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये दो अलग अलग हो गए हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इधर आ जाते हैं तो ये उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, TN तमिलनाडु, इस तरह से। देन इस साइड में हमारे जो हैं ये 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं, यहाँ पर 7 सिस्टर हैं, ठीक है, सिस्टर कहते हैं इसे हम लोग, ये साइड से। तो इस तरह से कह के टोटल जो है लगभग 28 हैं राज्य हैं, और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ऐसे। तो बाकी नेक्स्ट टाइम देखें।
अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक विच हेल्प द डाइजेस्ट ऑफ द फूड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? अम्ल है, तो जब भी हम अम्ल की बात करें कि वो कौन सा अम्ल है जो बनता है, तो इसका सीधा जो आंसर है बेटा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेक्ट आंसर है। आइए समझते हैं इसको। जब कभी भी अगर आप पेट की आकृति देखेंगे तो पेट की आकृति कुछ इस तरह से होती है, ऐसे करके, ऐसे जो है ये अब ये जो आकृति है इसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक का मतलब होता है आमाशय। ये इस तरह की आमाशय की आकृति होती है। आमाशय में अगर हम बात करें तो आमाशय में 3 आकृतियां हैं। सबसे पहले जो हिस्सा होता है ये कहलाता है कार्डियक। कार्डियक के बाद जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं फाइंडिक। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइंडिक। कार्डियक के बाद में कहलाता है हमारा फाइंडिक। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। ऐसे तो एक ये बन गया, ये सेकंड बन गया, ये हो गया थर्ड। तो अब सबसे ऊपर वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ इस हिस्से में इस तरह के कुछ एसिड लिक्विड हैं जो फ्लो होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, और यहीं पर पाया जाता है HCl एसिड। HCl का मतलब ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबसे पहले जाने हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव के शरीर में जो भी भोजन आता है, जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, अगर उस भोजन में कोई भी कीटनाशक या कोई जर्म ऐसा आ जाए जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो HCl क्या करता है? उनको किल कर देता है, मतलब उनको मार देता है। तो इसलिए इसका जो है प्रयोग, इसका उपयोग जो है थोड़ा सा है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें जो है आप सभी को स्पष्ट होंगी। आप सभी प्यारे बच्चों को इतना जो है क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आइए देखें किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आप ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखें, इसका आंसर जो है सी है। अब इसको हम एक बार समझते हैं, कैसे समझेंगे। अगर हम जानते हैं डीपीएसपी को, डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भारतीय संविधान में हमारे भाग संख्या 4 में और अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 के बीच में परिभाषित किए गए हैं, जिसमें 2 ऐसे आर्टिकल हैं, मैं आपको बताऊं। एक 39A की बात करते हैं और एक 44 की। 39 कहता है निशुल्क न्याय और विधिक सहायता का अधिकार। क्या कहता है? फ्री लीगल एड, अगर इंग्लिश में कहें तो फ्री लीगल एड, लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात करता है। क्या कहता है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। क्या कहलाता है? इक्वल जस्टिस, ये कहलाता है। और 44 क्या कहता है? 44 कहता है यूनिफॉर्मिटी कोड, यूनिफॉर्मिटी कोड ऑफ ऑल सिटीजन, माने सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अधिकार। तो अब आप देखिए 44 नंबर क्या है। यस, ये लिखा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा अधिकार होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी कोड हो जाएगा सभी के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी कोड ही क्या है? सभी के लिए कहता है। तो आर्टिकल नंबर जो 44 है वो करेक्ट आंसर है। आर्टिकल नंबर 54 में अगर आप कभी जाएंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इस पद्धति को बताया गया है। प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस बात को ये बताता है। तो यहाँ इसकी कोई बात नहीं की गई, मैंने ये गलत आपको दे दिया गया ऑप्शन। ठीक है, 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि
किस तरीके से हम अपने राष्ट्र धरोहर और अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनकी वैल्यू की गई है। माने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये बात कही गई है। 44 में यूनिफॉर्म कोड है। 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 में हमारा ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, यहाँ पे ये बात की गई है। तो इस तरह की बातें जो है कुछ अंकित होती हैं अलग अलग जगहों पर, तो ये है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, मतलब कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। भाई ये बात तो बहुत ही सिंपल है, उपराष्ट्रपति हमेशा स्टेट काउंसिल मान राज्यसभा के, तो राज्यसभा के उपपदेन सभापति होंगे कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति कौन होंगे? राज्यसभा के उपपदेन सभापति होंगे। तो ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है या यूनेस्को का पूर्ण नाम क्या है? तो अगर हम बात करते हैं इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस हिसाब से आप इसको मिला के देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस, कास्ट नहीं होता भैया, गलत है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल, पहल सेकंड वाला सही लग रहा है। एजुकेशनल सोशल वाला कोई चक्कर नहीं, गलत है, फर्जी है ये। और यूनाइटेड साइंटिफिक सही है, कस्टम गलत है यहाँ पे। तो आप ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बच्चों वो सही है। देखिए बी वाला, यस। तो बी वाला यूनेस्को आप सभी जानते होंगे, फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छी समझ आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? मिल्क की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2.5, 2.9, 6.5, 8.9। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 6, यस बिल्कुल 6.5 इज द करेक्ट आंसर। जब अगर हम बात करते हैं पीएच होता है क्या है, एक बार आप जान लीजिए बेटा, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि किसी भी अगर हम ये कहें तत्व में अम्लीयता या क्षारीयता के गुण को बताने के लिए हम पीएच मान का या पावर, उसकी पावर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, हाइड्रोजन की पावर का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम स्केल देख लें, पीएच स्केल, अगर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू है, 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू है, तो वहां पे वो वैल्यू हो जाती है एसिड। क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है, वो माने अम्ल हो जाता है। लेकिन अगर 7 से लेके 14 के बीच में वैल्यू है तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है बेस। बेस का मतलब उसे हम क्षार कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो भाई 7 से कम है तो 6.5 है, तो 6.5 है तो ये फिर एसिड बना या नहीं बना? तो ये एसिड बन गया ये। और एक और बात बता दें, पीएच की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। कभी भी अगर आपको प्रश्न आए तो आप इसको जरूर बताइएगा कि पीएच की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। पीएच की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि मेटामॉर्फिक रॉक इज ओरिजिनेट फ्रॉम, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। क्या करेक्ट है? तो सही आंसर जो है उसका क्या है? इग्नियस है। आइए देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कभी भी किसी भी स्थान पे कोई ज्वालामुखी आता है, कोई वोल्केनो इरप्शन अगर होता है, तो वोल्केनो इरप्शन के दौरान में, वोल्केनो इरप्शन जब होगा तो वोल्केनो इरप्शन के दौरान क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब लावा बाहर निकलता है, जिस पॉइंट से निकलता है वो पॉइंट हमारा कहलाता है क्रेटर। और जब लावा निकल के तरल अवयव के रूप में पूरा सूख जाता है तो जो सबसे पहली परत बनती है उस परत का नाम होता है इग्नियस। क्या होता है? इग्नियस माने आग्नेय सेल। और आग्नेय सेल के नीचे से जो लेयर निकलती है
उस लेयर को ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक, मतलब इसे कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। तो मेटामॉर्फ ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये है। तो इग्नियस के बाद अच्छा सबसे नीचे अगर देख लें ये वाला लास्ट वाला हम, तो सबसे लास्ट वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री। उसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। और इन तीनों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हमारा पेट्रोलॉजी। वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी माने स्टडी ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ए। तो ए जो है इस तरह से बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? Which of the region is the most famous citrus food? साइट्रस फूड की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सबसे ज्यादा क्या है? फेमस होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें इस तरह से, ये हमारे पृथ्वी का 0 डिग्री मान लीजिए। 0 डिग्री पर क्या हो जाता है? इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही हमेशा खट्टे फलों के लिए क्या रहता है? फेमस या प्रसिद्ध रहता है। फेमस या प्रसिद्ध रहता है। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? खट्टे फल। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा खट्टे फलों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हाथी गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता के लिए समर्पित हैं? हाथी की अगर गुफा की बात करते हैं तो ये किस देवता के लिए समर्पित है? तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। तो लॉर्ड शिवा। इसके लिए लॉर्ड शिवा या भगवान शिव देवता के लिए हाथी जो है ये समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली? कौन सा सही मैच है? कौन सही सुमेलित है? तो भैया सिट्रिक एसिड, सोर मिल्क, ये नहीं सही लग रहा है। एसिटिक एसिड, ग्रेप्स, नहीं। एसिटिक एसिड तो विनेगर सॉल्यूशंस में होते हैं। बोथ है भी गलत। हमें मैलिक एसिड जो है वो सही लगता है, बाकी सब जो है सही मैच नहीं है। यस, मैलिक एसिड जो है सही है। मैलिक एसिड क्या है? वो बिल्कुल सही आंसर है इसमें। तो डी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है। आपको बताना है कि स्वास्तिक चिन्ह की जो उत्पत्ति है इसका पता लगाया जाता है, कहां से पता चलता है? एक बार आप पहले देखें। स्वास्तिक इस तरह का एक चिन्ह आपने देखा होगा कभी, और लिखा रहता है शुभ लाभ, ऐसे। ज्यादातर आप इस तरह के चिन्ह को देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना रुपया पैसा कहीं इकट्ठा रखता है किसी तिजोरी में ताला मार के, तो वहां पे उसके तिजोरी के ऊपर इस तरह के चिन्ह लगे रहते हैं। तो ये वाला जो लोगो है, इस लोगो को ही हम कहते हैं स्वास्तिक। क्या कहते हैं? लोगो को स्वास्तिक कहते हैं। अब प्रश्न है कि स्वास्तिक की उत्पत्ति का पता कहां से चला है? तो ऑप्शन है भाई इंडस से, इजिप्ट से, चाइना से, ऑल ऑफ दिस से। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडस से। क्या है? इंडस सिविलाइजेशन में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहां पे स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक सुख, समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक लेकर आता है, और इस स्वास्तिक होने का मतलब ही है कि मानव का जीवन हमेशा आगे बढ़ रहा है, वो आगे की ओर बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉग? फॉग या कोहरे के लिए कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है, फॉग इज एन इनविजिबल एरोसोल कंसिस्टिंग द टिनी वाटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स। कोहरे के रूप में अदृश्य एरोसोल हैं जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं। पहली बात जो है वो मुझे सही लग रही है। सेकंड क्या कहता है? फॉग कैन बी कंसीडर द टाइप ऑफ द लो लेइंग ऑफ अ कोल्ड। कोहरे के एक प्रकार का निचला बादल बन जाता है। ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो बच्चों इसमें जो है ए भी सही था, बी भी सही था, तो दोनों बी, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो बोथ ए एंड बोथ बी, दोनों बात बिल्कुल सही है। पहला जो कह रहा है कि कोहरे में अदृश्य एरोसोल होते हैं जो पानी की छोटी बूंदी देती हैं, और अगला है कोहरे की एक प्रकार की निचले बादल बन जाते हैं। तो निचले में बादल बनते हैं, और जब आप देखते हैं कि ठंडियों का मौसम होता है तो ऐसा लगता है कि एक बादल रूपी आवरण बन चुका है हमारे पर्यावरण के क्षेत्रों में या क्षेत्रों में, जो आने जाने में लोगों को क्या करता है? सुख दुविधाएं देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी था वो बिल्कुल सही था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आपको बताना है सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया है।
आपके सामने ऑप्शन है 626 बीसी में, 316 में, 429 में या 326 में। तो देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और इसका जो आक्रमण बोला गया वो वितस्ता नदी, वितस्ता मतलब आज जिसे हम वर्तमान में कहते हैं झेलम नदी, तो झेलम का ही प्राचीन नाम है वितस्ता नदी, प्राचीन नाम वितस्ता नदी, वहां पे हाइडेस्पीच नदी के पास में ये किया था। ठीक है, उसे क्या बोला गया, हाइडेस्पीच। तो हाइडेस्पीच नदी के पास ये किया था। और कब किया था, 326 ईसा पूर्व में ये हुआ था। इस युद्ध के दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर जो वर्तमान का क्षेत्र है, जो राजौरी हाटक क्षेत्र बोलते हैं, राजा पोरस को उन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। 2 वर्षों तक राजा पोरस को उनके राज्य में बंदी बनाया था और बाद में 326 में उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वहां से वो लौट गया। और लौटने के बाद में सिकंदर कहाँ चला गया, सिकंदर चला गया था बेबीलोन। और बेबीलोन में जाने के बाद उसको क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग का मतलब है तपेदिक या टीबी, और टीबी रोग के कारण उसकी वहां पे मौत हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 326। तो 326 के साथ में जो बच्चे जाएंगे, वो जो बच्चे किए हैं उनका सही आंसर है यस, 326 जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो मैं समाप्त करता हूं। अगले सेशन में मैं फिर से आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो हमारा एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 39B होगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.